स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछा गया था, सो नेचुरली प्रीलिम्स 2027 के लिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। क्वेश्चन है, द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस बेस्ड ऑन कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। यानी कम्युनिटी के बेसिस पर पॉलिटिकल अलायंसेस की शुरुआत मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 की नेचर में ही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट दिस असर्शन? यानी नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन इस असर्शन को सपोर्ट करता है? स्टेटमेंट 1, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यानी रिफॉर्म्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रिंसिपल को रिटेन भी किया और एक्सटेंड भी किया। स्टेटमेंट 2, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज्ड टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच वॉज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का पर्पस ग्रोइंग इंडियन नेशनलिज्म को काउंटर करना था। स्टेटमेंट 3, डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यानी डिप्राइव्ड क्लासेस सेपरेट इलेक्टोरेट्स में मिलने वेल पॉलिटिकल फेवर्स या बेनिफिट्स के अराउंड रैली हुई। ऑप्शंस: ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, डी 1, 2 एंड 3। आंसर: द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। यानी तीनों स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 करेक्ट है। चलिए समझते हैं मोंटागू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 को एक सिंपल और इजी टू रिमेंबर वे में। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड। मोंटागू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 बेस्ड था मोंटागू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 पर, और इन रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू एनैक्ट किया गया। अब देखते हैं इसके मेजर फीचर्स। डायआर्की इन प्रोविंसेस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। प्रोविंसेस में डायआर्की डॉट। डायआर्की का मतलब था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स डॉट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर द। इस कैटेगरी में एग्जांपल्स द एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डॉट। दूसरी तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स डॉट। ये गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर द। एग्जांपल्स द पुलिस, जस्टिस और लैंड रेवेन्यू डॉट। इस अरेंजमेंट के थ्रू पहली बार इंडियंस को प्रोविंशियल लेवल पर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस मिली। 2 एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेचर्स सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर था। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का एक्सपांशन डॉट। मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इनलार्ज किया गया। साथ ही इलेक्टोरेट भी बड़ा हुआ, यानी फ्रैंचाइज एक्सपैंडेड हुआ डॉट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, फ्रैंचाइज एक्सपैंडेड बट इट वाज स्टिल वेरी लिमिटेड डॉट। तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ा, लेकिन वोटिंग राइट्स अभी भी लिमिटेड हाई द। 3 एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर पर, एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स डॉट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहले सिर्फ मुस्लिम्स को मोरलेट-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अंडर दिए गए थे। अब 1919 में इसको और कम्युनिटीज तक एक्सटेंड किया गया। किन तक? 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस डॉट। 4 की कैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस डॉट। इनके लिए लेजिस्लेचर्स में कुछ सेफगार्ड्स और रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किए गए। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताता है, फुल सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बाद में आए, कम्युनल अवार्ड 1932 के थ्रू। और फिर पूना पैक्ट 1932 ने अरेंजमेंट को मॉडिफाई किया। पूना पैक्ट के थ्रू रिजर्व्ड सीट्स विद इन जॉइंट इलेक्टोरेट्स का अरेंजमेंट हुआ। 5 हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट। अब आते हैं सबसे एनालिटिकल पार्ट पर, हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट डॉट। बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार और रजनी कोठारी डॉट। इनके ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग ने डेलिब्रेटली कम्युनल कैटेगरीज को यूनिट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के रूप में उसे किया। अब इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? कम्युनिटीज को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनकरेज किया गया एज कम्युनिटीज रादर देन एज सिटीजन्स डॉट। यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली कम्युनल कैटेगरीज के अराउंड स्ट्रक्चर होने लगा, और इसी को बोला गया जेनेसिस ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की जेनेसिस। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिटेन किया गया और एक्सटेंड किया गया, और ये स्टेटमेंट सही है। चलो डिटेल में देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सबसे पहले समझो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपनी हाई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते थे, तब उसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते थे। मतलब अगर आप कम्युनिटी ए से हो तो आप सिर्फ कम्युनिटी ए के कैंडिडेट को हाई वोट दे सकते हो, किसी दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट को नहीं। ये शुरू कब हुआ? ये सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के थ्रू, जिसे हम मोरलेट-मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस एक्ट ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया,
जो मोंटागू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल्स पर बेस्ड था। इस एक्ट ने इस प्रिंसिपल को रिटेन किया और एक्सटेंड भी किया, यानी सिर्फ कंटिन्यू नहीं किया बल्कि और ग्रुप्स तक भी फैला दिया। 1919 एक्ट के बाद इन ग्रुप्स को सेपरेट या एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटीज ही नहीं, कुछ स्पेशल इंटरेस्ट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जैसे कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, लैंड होल्डर्स। ये सिस्टम काम कैसे करता था? सिंपल लॉजिक समझो, कम्युनिटी ए के वोटर्स अपने पोलिंग बूथ पार जाते थे और वहां से सिर्फ अपनी हाई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते थे। दूसरी कम्युनिटी का कैंडिडेट उनके लिए अवेलेबल ही नहीं होता था। मतलब हर कम्युनिटी सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को हाई वोट करती थी, क्रॉस वोटिंग अलाउड नहीं थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से? इस इलेक्टोरल सिस्टम ने इंडियंस को एनकरेज किया पॉलिटिकली सोचने के लिए, लेकिन कैसे? इंडिविजुअल सिटीजन्स की तरह नहीं, बल्कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज और इंटरेस्ट्स के मेंबर्स की तरह। मतलब लोग अपने आप को एक नेशन के सिटीजन की जगह अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सोचने लगे। ये बात बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसी वजह से आगे चल के कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन हुई, जो इवेंचुअली पार्टीशन तक ले गई। इसलिए यूपीएससी इस टॉपिक को बार बार पूछता है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से डिकोड करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंटेंडेड टू काउंटर ग्रोइंग इंडियन नेशनलिज्म। और हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क करना इनफ नहीं है, हमें इसका लॉजिक समझना है। देखिए, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक इंडियन नेशनलिज्म रैपिडली ग्रो कर रहा था। स्वदेशी मूवमेंट ने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बूस्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। होम रूल मूवमेंट ने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को स्ट्रॉन्ग किया। और 1916 का लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना। उसके बाद गांधी जी मास लीडर के रूप में इमर्ज हुए और वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग और उसके बाद एंटी कॉलोनियल मोबिलाइजेशन और स्ट्रॉन्गर होती गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? अ यूनाइटेड नेशनलिस्ट ऑपोजिशन। अगर डिफरेंट कम्युनिटीज और इंटरेस्ट्स एक साथ कॉलोनियल रूल को चैलेंज करते तो ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो सकती थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश पॉलिसीज ने कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और डिविजन्स को एनकरेज किया। और यही से कनेक्ट कीजिए एक वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्ट से, डिवाइड एंड रूल। सिंपल लैंग्वेज में, यूनाइटेड इंडियंस मतलब स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट चैलेंज, डिवाइडेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स मींस ईजियर कॉलोनियल कंट्रोल। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सिर्फ एक इलेक्टोरल अरेंजमेंट के रूप में मत देखिए। यूपीएससी के लिए इसका बिगर पिक्चर याद रखिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से हुआ पॉलिटिकल डिवीजन, जिसकी वजह से हुई वीकेंड यूनिटी, और इसे हुआ कॉलोनियल एडवांटेज। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, जब भी क्वेश्चन में सेपरेट इलेक्टोरेट्स और इंडियन नेशनलिज्म को कनेक्ट किया जाए तो आपको इमीडिएटली कॉलोनियल स्ट्रैटेजी प्लस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्लस डिवाइड एंड रूल का कनेक्शन रिकॉल करना चाहिए। यही है स्टेटमेंट को रटने के बजाय उसका लॉजिक समझना। यूपीएससी में फैक्ट्स याद रखिए, लेकिन फैक्ट्स के बीच कनेक्शन बनाना सीखिए, वही आपको एज देता है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर, डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क करना इनफ नहीं है, कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट मीनिंग समझना जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्सपैंड हुई, डिफरेंट कम्युनिटीज और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड करने लगे। अब सवाल है व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था पावर और अपॉर्चुनिटीज तक बेटर एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव सीट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्शन। तो नेचुरली डिफरेंट ग्रुप्स ने ऑर्गेनाइज होना शुरू किया अराउंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। और इसी प्रोसेस ने डेवलप किया कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लेकिन यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ट्रैप है। इस स्टेटमेंट का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1919 में हर डिप्राइव्ड क्लास को ऑटोमेटिकली सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। नो, करेक्ट इंटरप्रिटेशन यह है कि ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने कम्युनिटीज और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को एनकरेज किया कि वो रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के लिए मोबिलाइज करें। और ये इशू आगे चलकर 1920s और 1930s की पॉलिटिक्स का एक मेजर इशू बन गया।